प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आप लोगों ने रिवाइज भी करे होंगे, आपको एक्सरसाइज समझ में आने लग गई होगी। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 4 में व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बच्चों, हमें क्या कहा गया है कि जैसे हमारे पास एक कुआं खोद लिया, ये हमारे पास कुआं तो इस आकार का हो गया, ये हम ले लेते हैं, ये हमारे पास कुआं था, कुआं हमारे पास इस आकार का खुद जाता है। ठीक है, जो कुएं की ऊंचाई है, इनकी गहराई या ऊंचाई की बात है। ये कितनी गहराई तक खोदा गया है? 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। और जो कुएं का व्यास है वो कितना है? 3 मीटर। अगर व्यास 3 मीटर है तो उसकी आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या करें? खोदकर इसको खोदने से जो मिट्टी निकलती है, मिट्टी को कहाँ फैला दिया है? इस कुएं के चारों तरफ। यहाँ पे देखा कुआं कैसा होता है, ऊपर से गोल। तो हमारे पास यहाँ से 4 मीटर चौड़ी पट्टी बनाते हुए कुएं की मेंढ के साथ साथ ये 4 मीटर चौड़ी पट्टी ले ली और मिट्टी को इस तरह से फैला दिया। ठीक है, मिट्टी को इस तरह से फैलाते चले गए कुएं के चारों तरफ। जो हमारे पास मिट्टी की चौड़ाई है, जो फैलाने की चौड़ाई है वो कितनी रहेगी? 4 मीटर ही रहेगी। लेकिन जब 4 मीटर की चौड़ाई की पट्टी बनानी है गोलाकार वलयाकार, तो उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, यानी कि मिट्टी ऊंची करनी पड़ेगी। यानी कि हमारे पास अभी बताना है कि उस मिट्टी की ऊंचाई कितनी होगी। तो अब बच्चों ये भी देख रही हो कि हमारे पास जो हमने मिट्टी बिछाई है, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाता है? एक वृत्त। एक वृत्त तो हमारे पास कौन सा है? जो हमारे पास कुएं का है। और इसके बाहर भी क्या बन जाता है? एक वृत्त बन जाता है। लेकिन जो हमारे पास दोनों के अंदर कैसा रहेगा? एक ही रहेगा। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो बड़े वाला वृत्त है, तो इसकी हमारे पास पट्टी की चौड़ाई दी है 4 मीटर। तो दोनों मिलकर हमारे पास जो बड़े वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि इस मिट्टी का आयतन कितना, नहीं, जो हमारे पास मिट्टी फैलाई गई है वो कितनी ऊंचाई तक है। कि हमने जब इसको मिट्टी को फैलाना शुरू किया, चौड़ाई तो हमने फिक्स कर दी कि 4 मीटर चौड़ाई तक ही इसको फैलाना है। लेकिन मिट्टी तो कुएं से निकलती जा रही है ना, कुआं तो हमारे पास इतना गहरा था। लेकिन हम फैलाना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास उस मिट्टी की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, हमें वही ऊंचाई निकालनी है। तो इसके लिए देखो बच्चों, हमारे पास लिख लेते हैं कुएं की गहराई। गहराई को हमने नाप लिया h से, ये हमें दी है 14 मीटर। कुएं की त्रिज्या, ये हमें व्यास दिया हुआ है, हमें व्यास दिया हुआ, तो व्यास लेते हैं, कुएं का व्यास ये दिया हुआ है 3 मीटर। तो हमने ली कुएं की त्रिज्या, इसको हमने स्मॉल r से कर लिया, तो 3/2 मीटर, यानी 1.5 मीटर। ठीक है, अब जो हमारे पास जो बाहर का रिंग बनेगा, तो वो भी हमारे पास कैसा बन जाएगा? बेलन के आकार का ही बन जाएगा। तो यहाँ से हमने लिया कि जो हमारे पास वलय था, यहाँ हम लेते हैं, तो हमारे पास वलय की त्रिज्या, ये जो हमारे पास जो बड़ा वृत्त है, कितनी त्रिज्या हुई इसकी? 1.5 में 4 जोड़ दिया, तो ये हमारे पास कितना बन गया? 5.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो भारी हमारे पास रिंग बनता है, इसकी हमारे पास त्रिज्या कितनी हो जाती है? 5.5 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई है, इसकी गहराई कह लो, तो ये हमारे पास वलय की ऊंचाई, ये हमने क्या मान ली? h के बराबर। अब जितना हमारे पास इस कुएं से मिट्टी निकली है, वही तो मिट्टी यहाँ फैली है, इनके दोनों का आयतन कैसे रहेगा? बराबर रहेगा। तो क्या लिखोगे? हमारे पास बाहर फैलाई गई मिट्टी का आयतन, बाहर फैलाई गई मिट्टी का आयतन किसके बराबर है? कुएं के आयतन के बराबर ही है। लेकिन जो बाहर की मिट्टी है वो भी तो हमारे पास किसके आकार में फैली है? बेलन के आकार में फैली है। लेकिन कैसे फैली है? ये वाला हिस्सा उसका खोखला हो गया, यानी बेलन के आकार में फैली है, लेकिन बेलन के आकार में हमारे पास ये वाला हिस्सा खोखला हो गया।
कभी बच्चों आपने आइसक्रीम बनते देखी हो, तो जिस डिब्बे में आइसक्रीम बनाई जाती है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है, लेकिन बीच में उसके एक डंडा सा खड़ा होता है और जो बर्फ है वो साइडों में भरी जाती है। ठीक है, यानी कि वो वाला हिस्से में बर्फ नहीं होती। इसी प्रकार से हमारे पास भी कैसा हो गया, ये बीच वाला हिस्सा खाली हो गया, सिर्फ हम यहाँ पर मिट्टी भर रहे हैं। तो हमारे पास इसका आयतन निकालने के लिए है तो ये भी बेलन ही, उत्तर हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का। लेकिन हमारे पास इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो कि पहले हम क्या ले लें, इस पूरी त्रिज्या को ले लें। ठीक है, इनकी हमारे पास इतने हिस्से में और माइनस क्या कर दें, हम इसको कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ इसने वाले हिस्से का आयतन आ जाएगा। तो ये हो जाता है हमारे पास पाई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसको ले लिया हमने, ऊंचाई h ले ली, वल्ले की त्रिज्या ली 5.5 सेंटीमीटर, इसको हमने कैपिटल R से नोट कर लिया। तो यहाँ से कैपिटल R का स्क्वायर और माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये हमने त्रिज्या ली है इस वल्ले की। इस वल्ले की यहाँ पर इनकी जो हमारे पास भार में बना था, ये कितना जाएगा, टोटल हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारे पास ये हुई और माइनस ये, तो कितना बचा हमारे पास, ये वाली, और नीचे यहाँ पर h लेना है। तो h कौन सा लोगे, कैपिटल, क्योंकि हमें सिर्फ वल्ले की ऊंचाई लेनी है। बराबर कुएं का आयतन, कुएं का आयतन क्या रहेगा, पाई, कुएं की त्रिज्या कितनी दी हुई है, स्मॉल r, तो r स्क्वायर और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, h के बराबर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई से पाई कट गया, हमारे पास क्या आ गया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, h बराबर में r स्क्वायर h। r का स्क्वायर कितना दिया हुआ, 5.5 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ, 1.5 का स्क्वायर, और ये h तो हमें निकालना ही है। और ये r स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें, 3/2 का स्क्वायर, यानी 3/2 गुणा 3/2, और ये h कितना दिया हुआ है हमें, 14 के बराबर। तो ये हो गया, 2 को 7 से किया तो 7 से आ गया यहाँ पे। अब इसको करते हैं, तो ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और गुना में a माइनस b। ये हो गया हमारे पास 3 गुना 7/2। अब 5.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 7, और 5.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4, और ये हमारे पास है 3, साथ में h तो है, ये वाला h गुना में h बराबर में 3 गुना 7/2। निकालना हमने h का मान ही है। h का मान निकालने के लिए h को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा और बाकी हम 7 गुना 4 को यहाँ पे नीचे लिए। इस 7 से ये 7 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 9, और ये नीचे क्या आ गया, 8। ये हमारे पास मीटर, यानी कि हमारे पास जो हमने वल्ले बनाया है उसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी हो जाएगी, 9/8 मीटर के बराबर आ जाएगी। अगर इसको भाग भी करके देखोगे, 9 से 8 को भाग कर लो तो हमारे पास 9 में से 8 गया 1, नहीं जा रहा, दशमलव 0 ले ली, तो 8 एकम 8, 2 आ गया, फिर हमारे पास नहीं जा रहा, 0 ले ली, ये 8 दूनी 16, फिर 4 0 ले ली, तो 8 पंजे 40, कितना आ गया हमारे पास, 1.125 मीटर। यानी कि जो वल्ले बना था उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.125 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे पास है तो जो ये वल्ले है ये भी हमारे पास बेलनाकार है, लेकिन इसके अंदर वाला भाग कैसा मान लेते हैं, खोखला मान लेते हैं। इनकी तो खोखला है ना, मिट्टी नहीं है इसमें, तो हम इसका आयतन लेंगे इस तरह से, जो भाग खोखला है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का ही केंद्र एक था तो इनको लेना जरूरी है, जोड़ना भी जरूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान से करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, और इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा कैसा होगा, अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जाएंगे। यानी कि एक बेलनाकार बर्तन के अंदर, जिसकी हमें क्या रखा है, व्यास भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दी हुई है, आइसक्रीम भरनी है, और उस आइसक्रीम को हमने किस में भरना है, शंकुओं में। उन शंकुओं का भी हमें ऊंचाई और
माप, व्यास सब कुछ दिया हुआ है। और फिर हमें बताना है कि उस बेलनाकार बर्तन में जितनी आइसक्रीम भरी हुई है उससे उस नाप वाले कितने शंकुओं को हम भर सकते हैं। और साथ में क्या कहा गया, शंकु को भरने के बाद उसके ऊपर एक अर्धगोला भी रखा हुआ है। जैसे बच्चों आप सॉफ्टी खाते हो तो कैसे करता है, वो कोन में देता है, तो पहले वो आइसक्रीम को उसमें डाल के भर देता है, उसके बाद एक स्कूप और लेता है और उसके ऊपर क्या लगा देता है, अर्धगोले का, मतलब एक स्कूप और उस पर जो अर्धगोलाकार होता है लगा देता है। तो हमें इस तरह का ही कितने शंकु भर सकते हैं ये बताना है। तो कैसे निकालोगे, पहले हम क्या निकालेंगे कि जो बेलनाकार बर्तन है उसमें कितनी आइसक्रीम आई हुई है, यानी कि बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो हमें पता लग जाएगा कि इस बर्तन में कितनी आइसक्रीम आई हुई है। अब हम ये देखेंगे कि एक शंकु में कितनी आइसक्रीम आ जाती है, ठीक है ना। एक शंकु में कितनी आइसक्रीम आई, शंकु के आयतन के बराबर प्लस ऊपर अर्धगोला भी टिका हुआ है, अर्धगोले के आयतन के बराबर, यानी कि एक शंकु में इतनी आती है। तो हम अगर उसको उससे भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, शंकुओं की संख्या। जैसे मैंने स्टार्टिंग में या पिछली वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास जग में या किसी लोटे में पानी होता है, तो वो तो हमारे पास एक लोटे में ही है, लेकिन उसमें जितना पानी है वो कितने गिलासेस में आ सकता है। तो डिपेंड किस पे करता है, गिलासों के आयतन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने गिलास मिलकर एक जग को भर पाते हैं। तो सेम हमारे पास यही चीज़ है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सिंपल है और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हमने लिया ln क्या निकालेंगे, जिस बर्तन में आइसक्रीम भरी हुई है उसका हम आयतन निकाल लेते हैं। बर्तन का आयतन या हमारे पास बर्तन में जितनी आइसक्रीम आई हुई है उसका आयतन आ जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है, बेलन के आकार के बर्तन का व्यास, बेलन का व्यास ले लेते हैं। ये बेलनाकार बर्तन का व्यास कैसे मर्जी भी लिख सकते हो। ये हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास 12 सेंटीमीटर तो त्रिज्या ले लेते हैं। तो त्रिज्या हमने ले ली r, 12 को 2 से भाग किया 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई यानी h, ये हमारे पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, ये हमारे पास मेनली सूत्र याद होना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई को हमने पाई रख लिया, ठीक है। आर स्क्वायर है कि 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6, और एच कितना है हमारे पास 15, ठीक है। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 15 से 90, 90 को 6 से गुना किया तो कितना आ गया 540 पाई घन सेंटीमीटर, यानी बर्तन के अंदर इतनी आइसक्रीम आ सकती है। अब हमारे पास शंकु भी लेते हैं हम, शंकु की ऊंचाई। अब इसके लिए सिंबल हम अलग यूज कर लेते हैं, एच यूज कर ले, कैपिटल 12 सेंटीमीटर है। और शंकु का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या क्योंकि स्मॉल आर यहाँ पे यूज कर चुके हैं तो कैपिटल आर ले लेते हैं। 6 को 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब हमारे पास शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, और एच कितना है हमारे पास 12, 3 से 3 कट गया, 12 से 36 पाई घन सेंटीमीटर। अब हमारे पास अर्धगोला भी तो लगा हुआ है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर घन। अब मैंने आर वही लिया जो शंकु का था, क्योंकि जब शंकु के ऊपर इनकी जो आइसक्रीम भरने के ऊपर अर्धगोला रखा जाएगा तो जितनी त्रिज्या हमारे पास शंकु की थी उसी त्रिज्या का अर्धगोला भी रखा जाएगा। तो 2/3 पाई आर का घन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आर ही लिया है। 2/3 पाई आर का घन यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 से 3 कट गया तो 3 3 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया ये हमारे पास 18 पाई घन सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक शंकु में भरी जा सकने वाली आइसक्रीम का आयतन, एक शंकु में भरी जा सकने वाली या आ सकने वाली आइसक्रीम का आयतन, कितनी आइसक्रीम आ सकती है, आइसक्रीम का आयतन
जो शंकु का आयतन था और जो हमारे पास अर्धगोले का आयतन था, दोनों को मिलाकर ही तो आई। हमारे पास शंकु में कितनी आइसक्रीम कर दी हमने 36 पाई और प्लस में 18 पाई, कितनी आ गई हमारे पास 36 और 18 54 पाई घन सेंटीमीटर। यानी कि एक शंकु में इतनी आइसक्रीम आ सकती है। हमारे पास कुल आइसक्रीम है कितनी 522 घन सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, एक शंकु में इतनी आती है हमारे पास कुल इतनी, इसको इससे भाग कर दो तो हमारे पास क्या जाएगा शंकुओं की संख्या। अगर एक शंकु में 54 पाई आती है, यानी कि 54 पाई आती है एक शंकु में, तो 540 पाई कितने में आएगी 10 शंकुओं में आएगी। यानी कि शंकुओं की संख्या क्या हुई हमारे पास, शंकुओं की संख्या। बेलनाकार बर्तन का आयतन या बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन बटे में शंकु में आइसक्रीम का आयतन। शंकु में आइसक्रीम का आयतन ये लिख लो। तो ये हमारे पास इसमें 540 पाई थी, इसमें 54 पाई आई है, कैंसिल हो गया। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 10। यानी कि ऐसे ऐसे हम 10 शंकु भर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 54 पाई घन सेंटीमीटर आइसक्रीम आती है एक शंकु में। तो हमारे पास एक घन सेंटीमीटर कितने में आएगी 1/54 में, तो 540 घन सेंटीमीटर कितने में आ जाएगी 1/54 गुना 540, यानी कि 10 शंकुओं में। तो कैसे मर्जी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। फुल आइसक्रीम तो हमारे पास इतनी ही है ना, और एक शंकु में हमारे पास इतनी आ रही है, तो इसको इससे भाग करा, हमारे पास क्या आ गया शंकुओं की संख्या आ गई कि उस आइसक्रीम को हम कितने शंकुओं में भर सकते हैं। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। यानी कि हमें एक घनाभ बनाना है, घनाभ की विमाएं दी हुई है और हमें चांदी के सिक्के, यानी एक चांदी का सिक्का जिसका हमें व्यास भी दिया हुआ है और मोटाई भी दी हुई है, तो हमें उन चांदी के उस जैसे और चांदी के सिक्कों को मिलाकर और उनको पिघलाकर क्या बनाना है, दिए हुए आकार का एक घनाभ बनाना है। तो बताना है कि कितने सिक्के उसमें लग जाएंगे घनाभ को बनाने में। तो जैसा क्वेश्चन हमने ऊपर किया है कि पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लें, फिर एक चांदी के सिक्के का आयतन निकाल लें, ठीक है ना। चांदी के सिक्कों की संख्या निकालने में कितने लग जाएंगे, तो घनाभ के आयतन को चांदी के सिक्के के आयतन से भाग कर दोगे तो हमें पता लग जाएगा कितने सिक्के उसमें से बनेंगे। तो हमारे पास चांदी का सिक्का, या जैसे आपके पास 1 रुपये का सिक्का होता है, तो मानो चांदी का सिक्का भी वैसा ही है। तो हमारे पास ये सिक्के कैसे होते हैं, बेलन के आकार के। कैसे होते हैं ये हमारे पास, इनको वृत्ताकार नहीं कहेंगे, कैसे हैं, बेलन के आकार के, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है, ठीक है ना। हमारे पास कैसी है, मोटाई भी है और इनकी त्रिज्या भी है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन हमारे पास ये लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, तो 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको करने के लिए ये हमारे पास 55/10, ये 10 और ये 35/10, इस 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें काटने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं, तो हम गुना कर लेते हैं 55, या हम इसको ऐसे कैसे कर लेते हैं 55 गुना 35/10 घन सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, घनाभ का आयतन आ जाता है। अब हमारे पास चांदी का सिक्का, ठीक है। चांदी का सिक्का कैसे, हमारे पास बेलनाकार होता है, कोई भी सिक्का हो। तो चांदी के सिक्के का हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्यास। चांदी के सिक्के का व्यास ये हमें दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, यानी R 1.75/2 सेंटीमीटर।
और हमें क्या दिया, मोटाई, मोटाई का मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो हमारे पास चांदी के सिक्के की मोटाई यानी कि h, ये हमें दी हुई है 2 mm। एक तो हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी जितनी भी हमें ऊंचाई, मोटाई, लंबाई जो भी दे रखी है सबकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम। सेंटीमीटर में तो सारे सेंटीमीटर में, mm में तो सारे mm में, लेकिन ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है। तो एक हमारे पास सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो mm के हमें क्या बनाना है, सेंटीमीटर को क्या से भाग करोगे, 10 से भाग कर दोगे। अब हम क्या करते हैं, चांदी के सिक्के का आयतन निकाल लेते हैं। चांदी के सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन, सिक्का हमारे पास बेलनाकार है तो जो एक बेलन का आयतन होता है वही उत्तर रहेगा। ये पाई है तो ये हमारे पास 22/7। आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1.75, यानी 175 बटे, इसके नाम का लगा हुआ 100 तो कितना हो जाएगा 200, ये लिख लिया 175/200, 2 बार लिखना है तो 175/200। एच कितना है हमारे पास 2/10। अब इसको कर लेते हैं तो ये कट जाएगा 7 के 7 दूनी 14 और 7 5 35, 25 आ गया, ठीक है। और ये 25 एकम 25, 25 अठे 200 और इसको काटोगे तो 2 चौके 8 और इसको काटोगे 2 2 दूनी 4 और 2 पे आ गया ये 11। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 11 गुना 175 और नीचे हमारे पास क्या बचा, 10 दूनी 20, यानी 200 गुना 20 घन सेंटीमीटर। ये चांदी के सिक्के का आयतन आ गया और ये हमारे पास क्या था, घनाभ का आयतन। हमें बताना है कि कितने चांदी के सिक्के यूज करने पड़ेंगे इसको बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नीचे वाली संख्या बड़ी है, 11 है, 20 है, ये 175 है, 200 है, इसको इससे भाग करें तो कम आएगा, ये संख्या हमारे पास बड़ी आएगी। तो ये क्या लिखोगे, चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या। तो हमारे पास घनाभ का आयतन बटे में एक चांदी के सिक्के का आयतन, एक चांदी के सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन कितना है, 55 गुना 35 बटे 10, भाग करना है चांदी के सिक्के के आयतन से, यानी को 11 गुना 175 और गुना 200 गुना 20। अब कर लेते हैं, ठीक है। तो 35 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 175 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 11 एकम 11 और 11 को करेंगे 55, तो इस 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, तो ये 10 दूनी 20, 200 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 400, यानी कि हमें इस मोटाई वाले, इस व्यास वाले 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास इस आयतन वाला घनाभ बन जाएगा, इन विमाओं वाला घनाभ बनेगा। तो ये क्वेश्चन था आपका 7 नंबर। 6 नंबर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। 3 क्वेश्चन रहते हैं, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन रहते हैं, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वही चीज आ गई ना हमारे पास अब भी, कि बेलनाकार बाल्टी में रेत भरा हुआ था, रेत को उल्टा दिया, शंक्वाकार ढेरी बन गई, क्योंकि जितना रेत हमारे पास बेलनाकार बाल्टी में था उतना ही रेत हमारे पास शंक्वाकार ढेरी में है। इनकी दोनों का आयतन कैसा रहा हमारे पास, दोनों का बाल्टी में जितना रेत आएंगी बाल्टी का आयतन और हमारे पास शंक्वाकार ढेरी का आयतन कैसा है, बराबर है, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, तो बेलनाकार बर्तन की या बेलनाकार बाल्टी की, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h, ये कितनी दी हुई है हमें 32 सेंटीमीटर और हमारे पास दिया हुआ है त्रिज्या,
यानी कि आर, ये कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो हम देख लें कि बेलनाकार बाल्टी का आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि उसमें कितना रेत आ सकता है। बाल्टी का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब हम पाई रख लेते हैं, आर स्क्वायर मतलब 18 गुना 32 इतना रख लेते हैं घन सेंटीमीटर। अब ढेरी बना दी। ढेरी की ऊंचाई कितनी दी हुई है, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, इसको हमने मान लिया कैपिटल एच। ठीक है, ये हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या भी निकालनी है, शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, यानी इसको हमने मान लिया आर, ये निकालना है। और तिर्यक ऊंचाई है कि हमने तिर्यक ऊंचाई माना एल को, तो ये भी हमें निकालनी है। लेकिन हमारे पास क्या रहेगा, बाल्टी में और शंक्वाकार ढेरी में रेत तो बराबर ही है, तो हमारे पास आयतन क्या हो जाएंगे, बराबर। तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर बाल्टी में रेत का आयतन, यानी बाल्टी का आयतन। एक ही बात है, कैसे मर्जी भी लिख सकते हो। तो ढेरी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर हमने कैपिटल लिया है, आर भी हमने कैपिटल लिया है। शंक्वाकार ढेरी का आयतन हम निकाल चुके हैं, पाई गुना 18 गुना 18 गुना 32 दिया होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें क्या दिया हुआ था, 1/3 पाई आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, एच तो हमें रखा है 24, ये पाई 18 गुना 32। अब इनको थोड़ा कर लेते हैं, पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर निकालने के लिए इधर गए तो 18 गुना 32, और इधर से नीचे इसको भाग कर दिया, तो 3 यहाँ पर गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 नीचे दिया हुआ था, तो यहाँ पर गुना हो गया, और ये नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 24, ये आ गया हमारे पास 24। अब कर लेते हैं, 3 × 24, 8 × 32, तो आर स्क्वायर। अब इसके 18 गुना 18 का गुणनखंड बना लेते हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 18 है गुणनखंड, 2 3 6 6 3 18, ऐसे 18 है गुणनखंड, 2 3 6 6 3 18, इस 4 के गुणनखंड 2 गुना 2, तो आर स्क्वायर। देखो इस 2 का जोड़ा बन गया, एक बार ले लो, इस 2 का भी जोड़ा बन गया, एक बार ले लो, इस 3 का जोड़ा बन गया, एक बार ले लो, और इस 3 का भी जोड़ा बन गया, तो इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आर किसके बराबर आ गया, 36 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारे पास ढेरी बनेगी, उस ढेरी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हमारे पास 36 सेंटीमीटर हो जाती है। और हमें क्या बतानी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो बच्चों आपको पता है एल तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर होती है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर, और आर कितना दिया हुआ है 36, तो ये एल बराबर 24 को 24 से गुणा किया, 24 को 24 से गुणा किया, तो 24 576 आ गए हैं हमारे पास। 36 को 36 से गुणा करके देख लो, तो 6 को 6 से 216 आ गया, और ये 108 आ गया, 6 9 1296 आ गया, 1296। 1296 में 576 जोड़ दो, 6 और 6 12, 9 7 16 और 1 17, 5 2 7 और 1 8, और 1872। कितना आ गया ये हमारे पास 1872। अब हमें एल की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस 1872 क्या बनाएंगे, गुणनखंड बना लेते हैं। यहाँ 1872 के हम बना रहे हैं गुणनखंड। ठीक है, 2 पे गया, 2 गुनी 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 पे चला गया, 2 चौके 8, 2 6 12, और 2 8 16, फिर 2 पे चला गया, 2 3 और 4, फिर 2 पे चला गया, 1 1 और 7। अब ये किस पे जाएगा, 13 पे जाएगा, या 9 पे चला जाएगा, 9 कम 9 9 3 27, फिर किस पे जा रहा है 13 पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 9 9 मतलब 3 गुना 3, और गुना में 13। तो ये एल हमारे पास किसके बराबर है, वर्गमूल ले लो, ये 2 से बाहर जोड़ा बन गया है, तो 2 गुना 2, एक बार बाहर आ जाएगा, एक बार बाहर आ जाएगा,
और ये भी एक बार बाहर आ गया, लेकिन इस 13 का जोड़ा नहीं बनता है तो ये अंदर ही रहेगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या जाता है, तिर्यक ऊंचाई आ जाती है। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, कुछ अलग सा लग रहा है, ठीक है ना, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल सही आया है। हमारे पास कितना हो गया, 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। दोबारा देख लो बच्चों एक बार कि हमने वर्गमूल कैसे निकालना है। यहाँ पर देखो हमारे पास आ गया 1872। 1872 के गुणनखंड बना लिए, तो गुणनखंड बनाए तो हमारे पास जो हमारे पास संख्याएं पेड़ में आई हैं वो वर्गमूल से बाहर आ गई, ठीक है। ये भी पेड़ में आ गई थी, बाहर आ गई। जो वर्गमूल के पेड़ में नहीं थी वो वर्गमूल के अंदर रह गई। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, तिर्यक ऊंचाई। तो क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन थी, आपको ध्यान से करना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। नहर आपने देखी हुई है, नहर में पानी बह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है नहर की चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर, गहराई भी दे दी 1.5 मीटर और पानी बह रहा है। इनकी लंबाई भी है पानी की, चौड़ाई भी दी हुई है, गहराई भी दी हुई है। इसका मतलब नहर कैसी होगी, हमारे पास घनाभ के आकार की हो जाती है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। इनकी नहर का पानी कहाँ जा रहा है, किसी खेत में जा रहा है, तो बताना है कि वो नहर कितने क्षेत्रफल को सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। कि नहर बह रही है, नहर के पानी से हमें क्या करना है, एक खेत लगा लेते हैं हम, खेत की हमें सिंचाई करनी है। लेकिन जब सिंचाई करनी है तो सिंचाई मतलब कि पानी कितना गहरा चला जाना चाहिए, 8 सेंटीमीटर गहरा चला जाना चाहिए। तो बताओ वो कितना क्षेत्रफल, कितना बड़ा खेत, ठीक है ना, क्षेत्रफल में उसकी सिंचाई कर पाएगी। अब यहाँ पर देखो कि खेत भी हमारे पास घनाभ के आकार का, खेत की कुछ लंबाई भी होगी, खेत की कुछ चौड़ाई भी होगी, और खेत की गहराई कह दिया इसने 8 इंच तक पानी जाना चाहिए, इनकी गहराई दे दी। अब जो नहर है वो भी घनाभ के आकार की होगी, नहर में से पानी निकल रहा है और खेत को सींच रहा है। तो ये बताना है सिर्फ 30 मिनट तक नहर का पानी यूज करना है खेत की सिंचाई के लिए, तो कितना भाग वो उसका सिंचाई कर देगी। तो पहले हम देखते हैं कि 30 मिनट के अंदर नहर से कितना पानी खेत में चला जाएगा, ठीक है ना। जितना पानी खेत के अंदर चला जाएगा 30 मिनट में, उतना ही पानी खेत के मतलब उतने ही जो खेत का आयतन है उतने को वो सिंचाई कर पाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं, इसमें हमारे पास नहर की लंबाई चौड़ाई जो दे रखी है इसमें, पहले उसको लिखते हैं। यहाँ से हमारे पास नहर की चौड़ाई यानी बी, ये देखिए 6 मीटर चौड़ी, गहराई यानी एच, ये हमें दे रखा है 1.5 मीटर गहरी। अब हमारे पास दिया हुआ है पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी 1 घंटे के अंदर पानी, सपोज करो पानी स्टार्टिंग में नहर में यहाँ पर जो पॉइंट है, और वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो 30 मिनट में कितनी कर लेगा, आधा कर लें उसका। तो हमारे पास यहाँ से 1 घंटे में नहर से बहा पानी कितना है, 10 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, है ना। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 10/60। तो हमारे पास 30 मिनट में कितना पानी बह जाएगा, 10/60 गुना 30 यानी कि 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पानी 30 मिनट में नहर से बह जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। तो ये हम पानी की लंबाई ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास नहर के अंदर पानी था या नहर की चौड़ाई थी, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास नहर घनाभ आकार की है, नहर की चौड़ाई या पानी की चौड़ाई, पानी इतना चौड़ा है, पानी इतना गहरा दिया हुआ है, पानी की इतनी लंबाई है। तो हमारे पास यानी नहर से 30 मिनट में 5 किलोमीटर पानी बह गया है, कि हमारे पास पानी की लंबाई। तो 5 किलोमीटर, क्योंकि हमारे पास मीटर में था, इसको हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5000 मीटर हो गए।
यानी कि हमारे पास 60 किलोमीटर नाले में पानी कितना हो गया, 5 मीटर। नहर की चौड़ाई कह लो या इसको हम कहते हैं पानी की लंबाई भी कह सकते हैं, पानी की गहराई भी और पानी की ये भी। तो हमारे पास यहाँ से आ गया नहर से 30 मिनट में बहे पानी का आयतन, बहे पानी का आयतन यानी कि 30 मिनट के अंदर कितना पानी बह गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितनी दी हुई थी 5000 मीटर, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 1.5, ये हो गया 5000, 6 और ये 15/10, ये 0 कट गई तो 15 × 6 90, 90 को 5 से गुना किया 450 और ये 2 0, कितना हो गया 15 × 6 90, 90 को 5 से किया 450, 450 के बाद भी हमारे पास क्या है 2 0, यानी कि इतना घन मीटर पानी 1 घंटे के 30 मिनट के अंदर नहर से बह गया। अब हमारे पास खेत भी कैसा है, घनाभ के आकार का ही है। इस तरह से ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास खेत में पानी डालना शुरू करा जो आया था नहर से, वह से कितनी ऊंचाई तक कितनी गहराई तक सींच सकता है 8 सेंटीमीटर की, तो 8 सेंटीमीटर दे दिया हमें, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर गहराई तक पानी सींचेगा, बाकी कहाँ फैलेगा, उसकी लंबाई में और चौड़ाई में फैलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास नहर से पानी मिला है वो कहाँ फैल रहा है, खेत में तो फैल रहा है, लेकिन वो खेत को भी घनाभाकार रूप में ही उसको सींच रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, खेत में सिंचाई वाले भाग का आयतन, सिंचाई वाले भाग का आयतन। अब कितने भाग की सिंचाई होगी, जितना पानी नहर से निकला वो बराबर तो हो जाएगा, जितना नहर से निकला वो इसमें फैल गया, यानी जितना सिंचाई वाले भाग का आयतन होगा तो वो कितने के बराबर हो गया, कि हमारे पास नहर से 30 मिनट में बहे पानी का आयतन, नहर से 30 मिनट में बहे पानी के आयतन के बराबर। जितना पानी बहा उतने ही भाग की सिंचाई हुई। अब कितने, मान लो वाला भाग हमारे पास इतनी लंबाई में पानी फैलना शुरू हो गया, मान लो L भाग में फैल गया और B भाग में ऐसे फैल गया, और कितने सेंटीमीटर तक, यानी कि H तक, इतनी गहराई तक फैल रहा है, इतनी चौड़ाई तक फैला है, इतनी लंबाई तक फैला है, L गुना B गुना H। और नहर से बहे पानी का आयतन कितना है 45,000 घन मीटर। अब L गुना B और गुना H कितना दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर की गहराई तक, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये 45,000 घन मीटर। तो हमारे पास यहाँ L गुना B रख लेते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं, इस सेंटीमीटर के भी क्या बना लेते हैं मीटर, सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुना, तो ये 45,000 घन मीटर। तो L गुना B ये हमारे पास आ गया 45,000 गुना 100 और बटे 8। अब इसको L गुना B लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई किसकी थी, ये हमारे पास खेत की लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास 8 को किया 8 पंजे 40, 5 बज के 50 बज गए, 8 छके 48, 2 बज के 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है 5,62,500 स्क्वायर मीटर, तो क्षेत्रफल है ना ये हमारे पास, यानी इतने भाग की सिंचाई हो जाएगी नहर से बहे हुए पानी से। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका था 8 नंबर, कि हमारे पास क्या कहा गया है कि नहर से 30 मिनट में पानी बहा तो कहाँ चला गया खेत में, खेत में कितनी गहराई तक गया 8 सेंटीमीटर तक, बाद में उसने फैलना शुरू कर दिया लंबाई और चौड़ाई में। तो इसका मतलब है सारा का सारा पानी जो नहर से बहा था आया तो खेत में ही, खेत भी कैसा है घनाभाकार, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ से हमारे पास ले सकते हो खेत की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये क्या है हमारे पास L गुना B गुना H। चाहो तो इनको कैपिटल ले लेना, क्योंकि यहाँ पर हम LBH ले चुके हैं, तो इसके लिए LBH कैपिटल सिंबल भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल, इनके ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। जैसे बच्चों आप अपने घर में करते हो कि पानी की टंकी को भरने के लिए आपके पास कोई टुंटी दी हुई है तो उससे क्या करते हो, पाइप से जोड़ देते हो, मोटर चला दी सिंपली ऐसे ही, तो टुंटी से पानी आता जाता है, टंकी में जाता रहता है, भर जाता है। लेकिन यहाँ पर किसान ने क्या किया है, उसने खेत में बनी हुई टंकी को किससे जोड़ दिया, एक पाइप लेकर नहर से जोड़ दिया। नहर का पानी आगे पाइप के थ्रू किसमें जा रहा है, टंकी में जा रहा है। तो बताना है कि वो पाइप उस टंकी को कितनी देर में भर देगा। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी देर में भर देगा, यानी कि कितनी स्पीड से उसमें, यानी कि कितने टाइम में कितना पानी उसमें से आ रहा है। तो उसके आयतन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पानी उसमें से पाइप में से आया, कितना टंकी में जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। टंकी कैसी है हमारे पास, बेलनाकार। तो यहाँ हमारे पास बेलनाकार टंकी का व्यास, बेलनाकार टंकी का व्यास ये हमें कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, आर से नोट कर लेते हैं 5 मीटर। और हमारे पास गहरी कितनी दी हुई है टंकी, यानी कि ऊंचाई टंकी की 2 मीटर गहरी। तो हमारे पास हम टंकी का आयतन निकाल लें। टंकी का आयतन यानी कि इस टंकी में इतना पानी आ सकता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रख लिया, आर स्क्वायर यानी 5 गुना 5, और एच कितना है हमारे पास 10, नहीं एच कितना है हमारे पास 2, 5 5 25 और 2 50, 50 पाई घन मीटर, यानी टंकी के अंदर इतना पानी आ सकता है। अब इस टंकी को क्या करा है, पाइप से जोड़ दिया। पाइप किससे जुड़ा हुआ है, नहर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास पाइप का व्यास कितना दिया हुआ है, पाइप, पानी का पाइप जो है वो भी कैसा होता है, बेलनाकार। तो हमारे पास पाइप का व्यास ये हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हमने कैपिटल आर से नोट कर लिया। अब ये मीटर में था, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 से भाग करा तो 100 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पाइप की त्रिज्या हो गई। और पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है, यानी पाइप में 1 घंटे के अंदर 3 किलोमीटर पानी चला जाता है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, उस पाइप के अंदर पानी की लंबाई, और ये हमारे पास क्या हो गई, पानी की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पाइप में पानी की लंबाई कितनी देर में, 1 घंटे, कितनी है 3 किलोमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 1000 से गुना कर लिया, कितना हो गया 3000 मीटर। यानी पाइप के अंदर से 1 घंटे के अंदर 3000 मीटर पानी चला जाता है। और पाइप कैसा है, बेलनाकार, यानी कि ये हमारे पास क्या होगी, पानी की लंबाई। तो हमारे पास 1 घंटे में पाइप से बहे पानी का आयतन निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी बह गया पाइप से। 1 घंटे में पाइप से बहे पानी का आयतन, इसको हमने कैपिटल एच से डिनोट कर लिया, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमारे पास पाइप भी बेलनाकार ही होता है। पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है इसमें 0.1, तो 0.1 लिख सकते हो, 0.1, और एच कितना है 3000। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1 घंटे में पानी इतना चला जाता है। तो ये हो गया पाई 1/10 गुना 1/10 गुना 3000, कट गया, ये कितना आ गया 30 पाई घन मीटर। अब पाइप से तो 1 घंटे में इतना पानी फेंकता है, और टंकी को चाहिए 50 पाई घन मीटर, तो ज़्यादा चाहिए ना हमारे पास, तो टाइम ज़्यादा चाहिए। तो 30 पाई घन मीटर पानी भरता है, टंकी में भर रहा है 1 घंटे में। तो 1 घन मीटर भरेगा 1/30 पाई घंटे में,
और हमें भरना कितना है 50 पाई। तो 50 पाई घन मीटर बनेगा गुना 50 पाई। तो कितना आ गया ये 5/3 घंटे में। यानी टंकी पूरे कितने घंटे में बढ़ेगी 5/3 घंटे में। अब हमारे पास घंटे के हम क्या बना लेते हैं मिनट बना लेते हैं। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट होती हैं। तो हम इसको 60 से गुणा कर लेते हैं। तो ये आ गया 20 को 5 से किया तो कितना आ गया 100। यानी कि हमारे पास टंकी कितने मिनट में भर जाएगी 100 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में। तो ये बच्चों थी आपकी एक्सरसाइज 13.3। इस बुक में एक्सरसाइज 13.4 भी दी हुई है, लेकिन वो आपके सिलेबस से कट चुकी है। तो इसलिए आपको इन एक्सरसाइज को ही करना है। पहली एक्सरसाइज में करा हमने दिए हुए ठोसों का क्षेत्रफल, दूसरी में करा हमने आयतन, और तीसरी एक्सरसाइज में हमने करा ठोस के एक आकार का दूसरे आकार में रूपांतरण। उम्मीद है आप बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी कैलकुलेशंस हैं जिनको अच्छे से गुणा भाग एलसीएम वगैरह लेना आना चाहिए, और साथ में फार्मूला ध्यान से लर्न करने हैं। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करते हो तो ये लेसन आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इजी भी लगेगा। तो ध्यान से करना। थैंक यू वेरी मच।